पिछले 2 हफ्तों से आम आदमी पार्टी आरोपों के ऐसे दलदल में फंसी हुई है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करके उम्मीद जगाई थी कि वो ईमानदार सरकार देने के अपने वादे पर कायम है, लेकिन अब खुद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और वो चुप हैं। केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त जिस घोटाले ने सबको हैरान किया है वो पीडब्ल्यूडी उम्मीद जगाई थी कि वो ईमानदार सरकार देने के अपने वादे पर कायम है, लेकिन अब खुद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और वो चुप हैं। केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त जिस घोटाले ने सबको हैरान किया है वो पीडब्ल्यूडी से जुड़ा है। एक एनजीओ ने 3 महीने पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की फर्म को नाले बनाने का ठेका दिया था। रेणु कंस्ट्रक्शन नाम की उस फर्म ने बाद में जिन बिलों के जरिए करोड़ों का भुगतान कराया वो बिल फर्जी थे। जिन कंपनियों के बिल लगाए गए उनका कहीं अता पता तक नहीं था। इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। फर्जी बिलों का आरोप सिर्फ केजरीवाल सरकार पर नहीं है बल्कि खुद केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार का नाम लपेटे में आ चुका है। इसलिए केजरीवाल की चुप्पी सबको खटक रही है। केजरीवाल के करीबी से बागी बने कपिल मिश्रा के 2 करोड़ वाले आरोप पर भी केजरीवाल चुप हैं और कपिल मिश्रा अभी आंखों में आंसू तो कभी जुबान से अंगारे बरसाकर दावा कर रहे हैं कि वो केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोल देंगे। केजरीवाल के लिए राजनीतिक विरोधियों और जांच एजेंसियों से ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब जनता भी उनकी सरकार पर शक करने लगी है। नाला है जो आपने देखा, उससे ये नहीं लगता कि ये नाला अभी बना है। इससे ये जाहिर होता है कि ये नाला 15 या 20 साल पुराना है और इसकी गहराई जो आपने देखी, अगर इसके अंदर कोई पशु या कोई भी अगर व्यक्ति अगर इसमें गिर जाए तो उसका निकलना दुर्भर है। ये पर काम ये तो होना चाहिए, सेटिस्फाई तो नहीं होते लोग, भाई पानी भर जाता है तो फिर सेटिस्फाई कहाँ हुए। मतलब काम हो तो प्रॉपर ऐसा लगे कि भाई यहाँ काम हो गया। परेशानी आई, पानी वानी भर जाए, सारे के परेशानी रहेगी। जो आपने बिल लगाए वो बिल ही फर्जी हैं, तो जब बिल फर्जी हैं तो माल परचेज ही नहीं हुआ, तो जब माल परचेज नहीं हुआ तो काम कैसे हुआ। पहली बात तो जो महादेव इम्पैक्ट्स, अगर ये होती, पहले तो ये कंपनी फर्जी है, अगर ये होती भी तो भी इनसे मटेरियल तो लिया ही नहीं जा सकता था, तो उनका मटेरियल आना अलाउ कैसे कर दिया। उन्होंने काम को वेरीफाई किस वे पे किया है, ना काम एग्जीक्यूट हुआ, ना मटेरियल आए और इनवाइस भी ऊपर से फर्जी है। तो जिस टेंडर की बात आप कर रहे हैं कि जहाँ पे बिल फर्जी लगाए गए, ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं, वो टेंडर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले वो टेंडर फ्लोट हुआ था और हमारी सरकार बनने से पहले उस टेंडर को अवॉर्ड कर दिया गया था। फिर जब हमारी सरकार बनी तो ये आरोप है कि उनके बिल जो थे वो फर्जी हैं। अब वो बिल फर्जी हैं या नहीं फर्जी हैं, इसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है, दिल्ली पुलिस कर रही है और वो इसकी तहकीकात करें। तो आखिरकार क्या फर्जी बिल जमा कराए गए, और फर्जी बिल अगर जमा कराए गए तो जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे के पूरे अब सवालों के घेरे में आप खड़ी हुई है और ईवीएम का मुद्दा खुद उठाती फिर रही है। और जब ईवीएम की बात होती है तो मनीष सिसोदिया अपने फोन में मशगूल नजर आते हैं जब चुनाव आयोग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी वो जुड़ रही है। हमारे साथ राहुल शर्मा जो पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में मेन कंप्लेनेंट है वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विप्लव अवस्थी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। राहुल, कुल मिला के आपका केस ये है कि जो साढ़ू हैं केजरीवाल के, उनकी कंपनी ने पहले उनको ठेका दिया गया एक ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने का, उनकी कंपनी ने किसी और फर्म से बाकायदा मटेरियल प्रोक्योर करने की बात दिखाई कागजों पर, बट मटेरियल प्रोक्योर ही नहीं हुआ। तो जब मटेरियल बना नहीं तो बना क्या? नहीं, जब मटेरियल ही प्रोक्योर नहीं हुआ तो काम ही नहीं हुआ। हमारा निश्चित रूप से ये आरोप है कि जब देखिए एक किसी भी कंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेंडर अवार्ड होगा तो आपको मटेरियल परचेज करना होता है। जो डिपार्टमेंट
ने जो अप्रूव वेंडर्स और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स हैं, केवल आपको उन्हीं से ही मटेरियल परचेज करना है। महादेव इम्पैक्स नाम की कंपनी से जो रेनू कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके जितने भी इनवॉइसेस थे, स्टील के इनवॉइसेस थे, सीमेंट के इनवॉइसेस थे, जो आरएमसी उसमें यूज हुई है, वो वाउचर थे, वो सारे टोटल फर्जी हैं। तो एलिगेशन हमारा सीधे तौर पर यह है कि जब रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो आपने काम कहां से किया। विप्लव, आप भी क्योंकि इस मामले से जुड़े रहे हैं, कुल मिला के फॉर्जरी की सजा, क्योंकि आपने वकालत भी की हुई है, फॉर्जरी की कितनी सजा हो सकती है? देखिए, अभी एसीबी ने 3 एफआईआर दर्ज करी हैं और हालांकि मैं मानता हूं कि पुलिस को ये बहुत दिन पहले इनिशिएट कर लेनी चाहिए थी। 9 जनवरी को हमने पुलिस को कंप्लेन दी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद 156(3) हमको मूव करना पड़ा। ईओडब्ल्यू ने जांच करी, 2-2.5 महीने तक वो जांच चली। इसके बाद 2.5 महीने के बाद यकायक वो जांच एसीबी को दी गई। हालांकि उम्मीद ये थी कि जैसे ही कपिल मिश्रा वाला एपिसोड हुआ और तमाम बातें आई, इसके बाद एसीबी ने इसमें एफआईआर करी। हम उम्मीद करते थे कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोगों ने भी क्राइम कमिट किया था, फर्जी बिल लगाए थे, यहां तक कि जिस कंपनी से खरीद परचेज की बात हो रही थी, महादेव इम्पैक्ट्स नाम की कंपनी, उसका अताई पता नहीं है। और ये तब हो रहा है जब आप साढ़ू हैं, वो भी वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। हमारे साथ दिलीप पांडे, आपके प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मुझे पता है आप हॉट सीट में हैं और आप इन सवालों को फेस करेंगे। आपसे बस ये चाहूंगी कि सवालों से भागे ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ईवीएम को लेकर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, आपके नेता डेलीगेशन बार बार ईसी के दरवाजे पर इंसाफ मांगने के लिए पहुंची, और जब ईसी ने ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई तो आपकी तरफ से जो डिप्टी सीएम गए थे मनीष सिसोदिया जी, वो अपने फोन में मशगूल थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे मीटिंग में। अपने सवाल आपने क्या क्या उठाए वहां पर? सबसे पहली बात तो मुझे आपकी जो अनावश्यक असुरक्षा है आपके मन में कि सवालों से भागे नहीं, मैं इसका सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, माफ कीजिएगा। ये अनावश्यक थी, इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बहस का विषय ये नहीं कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपने फोन में मशगूल थे कि नहीं थे। यहाँ पे जो बड़ा सवाल है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं हम लोग। कि देश का लोकतंत्र क्या वाकई खतरे में है या नहीं। ईवीएम सवालों के घेरे में अगर है तो वे कौन से ऐसे तरीके होंगे, वे कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिसके जरिए हम और आप सब, जिसकी हम सबकी ख्वाहिश है कि ईवीएम सवालों के घेरे से बाहर आए, तो वो कौन से तरीके होंगे जिससे ईवीएम सवालों के घेरे के बाहर आ जाएगी। ये आज की बहस का विषय है और मुझे लगता है इस पे किसी भी सवाल का मैं स्वागत करता हूं, भागने की पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपके सवाल अगर आए तो मैं उसका जवाब देने की। दिलीप जी, लोकतंत्र को बचाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी पार्टी जो हमेशा से लोकतंत्र को बचाती आई है, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल लेके आई है। एक है लोकतंत्र ईवीएम, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जाकर लोग बटन दबाते हैं, सरकार चुनते हैं, तो वो हमारे नेता वो हैं जो हम डिजर्व करते हैं। यानी कि आपके अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उनको हमने ही जिताया, 67 सीटें दिलाई, तो उनसे सवाल पूछने का हक इस लोकतंत्र में हम सबको है। आपने बोला आप सवाल से भागेंगे नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि आपकी सरकार जो है इस वक्त सवालों के घेरे में है। आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं तो आप अनइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है आपके ऊपर कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं क्या, कि मुद्दा उठा, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, पीडब्ल्यूडी का घोटाला सामने आ गया, अब आप उससे भाग रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं और वहां पर कुछ कहने को नहीं है तो फोन से खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं सम्मान करता हूं आपके हर सवाल का, स्वागत करता हूं, सबका जवाब भी दूंगा मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, आप उसे जवाब के रूप में समझने की कोशिश करें कि इस देश के सामने 2 सवाल हैं जिसका जवाब इस देश को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एक सवाल कि रोजाना कोई एक शख्स आता है, एक नया आरोप लगाता है, 2 कौड़ी का आरोप लगाता है, उसका बयान हर घंटे सुबह शाम बदलता है, हम और आप सब मिलकर उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस देश में ईवीएम के जरिए चुनाव हो रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि वोटिंग करना महज एक वोटिंग नहीं है, मतदाता का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका अपना विश्वास है देश की चुनावी लोकतंत्र के अंदर।
तो हम इस पे बहस करना चाहते हैं कि नहीं कि ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव हो रहे हैं, उससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई है, लोगों की आस्था में इरोजन हो रहा है। आप खुद तुलना करके देखिए कि कौन सा सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो आपके बुद्धि विवेक से सबसे बड़ा सवाल लगे। हम वो सवाल भी उठा रहे हैं सर। लोकतांत्रिक सुरक्षा या हर पल हर घंटे बदलते आरोप के ऊपर चर्चा? नहीं, हर घंटे हर पल आरोप नहीं बदल रहे हैं सर। एक तो दिलीप जी जम के बहस करके दिलीप जी देखिए लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दिलीप जी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है सवालों को कि आप, मैं, विप्लव अवस्थी जो यहाँ पर बैठे हैं ना, सारे के सारे रामलीला मैदान में गए थे। अन्ना ने अनशन किया था, खाना नहीं खाया था, हम में से बहुतों ने भी अनशन किया था, हमारी भी आंखें भर आती थी, है ना। तो सवाल सिर्फ आप ये सर्टिफिकेट दे देंगे कि सवाल 2 कौड़ी का हो गया या आरोप 2 कौड़ी का हो गया, ऐसे कहने से नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आपका ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल था, राइट? अब उसके अंदर सवालों के घेरे में दिल्ली सरकार आई तो आप कह रहे हैं कि आरोपी 2 कौड़ी का, ये कहां की बात हुई? आखिरकार पीडब्ल्यूडी घोटाले को लेकर भी ये आरोप आए हैं सामने, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली सब झूठ है, हम कैसे मान लें सब झूठ है? भाई अब तो ये भी पेपर्स पे आ गया ना सामने कि बाकायदा फर्जी बिल सप्लाई किए गए और चीफ मिनिस्टर साहब के रिलेटिव थे जिनकी कंपनी को ठेका दिया गया, उन्होंने फर्जी बिल्स लगा दिए। वो दिखाया गया कि कंपनी का मटेरियल प्रोक्योर किया जो कि मटेरियल प्रोक्योर नहीं था। तो गड़बड़ झाले की जांच को आप 2 कौड़ी का आरोप बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं, पर थोड़ा सा डिविएशन है जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें, और जो आरोप लगा रही हैं आप उसमें थोड़ा सा डिविएशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तमाम आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें एक 2 कौड़ी का आरोप यह भी है कि जिसमें कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए लेते हुए मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा, और आज तक वो दुनिया में किसी को नहीं बता पाए कि वो 2 करोड़ रुपए लेते हुए जब देखा तो कितने बजे वो वहां पे गए थे, वो समय तक आज तक वो अभी तक बता नहीं पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो आरोप कितना गंभीर था, बहुत बड़ा आरोप है। तो इस आरोप के ऊपर आप सभी लोग चीख चीख के ये कह रहे थे कि एक लाइन तो बोले, कुछ तो बोले, और मुख्यमंत्री जी ने जब कुछ बोल दिया तो आप ये कह रही हैं कि वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा आप कह सकती हैं, ये कहने की आपको आजादी है। इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि वो आरोप पे तो बात कर ली, अब इस पे कौन बात करेगा कि हर राज्य के एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में चुनाव जीत रही है कि ईवीएम लहर में चुनाव जीत रही है, कैसे तय होगा? इससे जो सवाल पैदा हुए उन सवालों के जवाब कौन ढूंढेगा? चौथा खंबा आप है, क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोकतंत्र के अंदर से जनता का यदि विश्वास खत्म होता जा रहा है ईवीएम मशीनों के सवालों के घेरे में आने के बाद, तो क्या हमको उनको सवालों के घेरे से बाहर लाने की कोशिश या कवायद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने हमारी नैतिक जिम्मेदारी याद करा दी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि नैतिकता के आधार पर सुरेंद्र कुमार बंसल जी जो है वो रिश्तेदार है अरविंद केजरीवाल की, वो इस दुनिया में नहीं है, उनके दामन पर दाग लगा है। इलेक्शन कमीशन के मुख्यमंत्री को भी आगे आना चाहिए, उन्हें पाक साफ खुद को और सुरेंद्र कुमार बंसल को साबित करना चाहिए। सिर्फ स्टूपिड कह देने से, स्टूपिड एलिगेशन कहने से नहीं होगा। बहरहाल शाजिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ गए हैं। शाजिया, सबसे पहले तो बार बार जिस तरह से आप मुद्दा उठा रही है, मुद्दा बना रही है ईवीएम को, क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक आपको भी लगती है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक छलावा है। और ईवीएम की बात उन्होंने पहले भी की जब पंजाब हारे और गोवा हारे, और पंजाब में याद दिला दूं भाजपा नहीं जीती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे। लेकिन सोचिए इस पूरे झूठ और छलावे की गाथा में नए नए अध्याय जुड़ते जाते हैं। तो उन्होंने पंजाब और गोवा हारने के बाद क्या कहा? ईवीएम में गड़बड़ है। फिर एमसीडी हारने के बाद भी यही कहा। फिर कुमार विश्वास ने कुछ हंगामे किए अंदर और थोड़ी इनकी फजीहत की और अपने महामनव्वल के लिए और अपने राज्यसभा के लिए थोड़ा सा इनको खींचतान की, तो उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया। फिर कपिल मिश्रा जो इनके अपने ही कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने इन पर इल्जाम लगाया, इनको फिर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का भूत नजर आने लगा। तो आप सोचिए कितने अध्याय जुड़े हैं। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर राजनीतिक करियर अपना चमकाया है, धरना देकर, इल्जाम लगाकर, वही अरविंद केजरीवाल बहुत ही संगीन इल्जामों के आगे चुपचाप बैठा है। आप दिलीप पांडे जैसे लोगों को आगे कर रहे हैं जो जवाब दे रहे, जो पूछने वाले के सवालों को 2 कौड़ी का कह रहे हैं। सच तो यह है कि 1 कौड़ी का जवाब ही नहीं दे पा रहे।
जवाब के बजाय एक और सवाल पूछ रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन पर, जो इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि हम लोग चुनौती देते अगर कोई भी पार्टी हैकिंग कर दे। तो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल करारा तमाचा पड़ गया है इनके मुंह पर, और मैं देश की संवैधानिक प्रणाली में यकीन करती हूँ, इलेक्शन कमीशन पे भी मुझे पूरा यकीन है। दिलीप, आप एक क्विक रिबटल देना चाहेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है, शाजिया ने कहा। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, शाजिया जी की बात में थोड़ी सी गलती है, दोष है उसमें। गड़बड़ इसमें यह है कि ईवीएम ने हैकिंग कराने के लिए ईवीएम पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट दी नहीं है। उस मीटिंग में जाके सामने से पूछा गया कि आप बताएं कि कब वो चुनौती की तारीख है, और इलेक्शन कमीशन ने ओपन हैकाथॉन कब ऑर्गेनाइज कर रही है इसकी कोई तारीख बताई नहीं है। तो इस तरह से गलत जानकारी देना, बल्कि सारे चैनल, आपकी कतार के नेता 2014 के पहले तक ईवीएम मशीनों पर तमाम बड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं। माननीय अडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा राव और रविशंकर प्रसाद, ये सब पंचम सुर में एकदम चीख के ईवीएम मशीनों के सारे दोषों की गाथा गाते थे। आरएस प्रसाद साहब तक का एक वीडियो आज आया है जिसमें ईवीएम मशीनों को सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र पे भारतीय विश्वास को बचाकर रखना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सर, अभी तो आप कुमार विश्वास को बचाकर रखिए, सिर्फ बाकी विश्वास को जब जवाब दे देंगे तो लोगों का अपने आप प्रक्रिया में लोगों की आस्था विश्वास पैदा हो जाएगा, आस्था पैदा हो जाएगी। मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है इलेक्शन। ये बीच में चीख पुकार न मचाएं। ये बीच पुकार, देखिए, आपकी आवाज की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी का पता नहीं चलता, आपकी सच्चाई का पता नहीं चलता। आप किसी की बात को काटेंगे तो आपकी असभ्यता का जरूर पता लगता है। तो आप किसी की बात न काटे, जब आप अपनी बात कह रहे हैं तभी अपनी बात कह रहा हूं। तो जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, हालांकि जिस पार्टी से आप संबंध रखती हैं वहाँ सभ्यता को कोई स्थान नहीं है। जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई साहब? थोड़ा सा आप सभ्यता का पक्षधर नहीं है। आप मुझे कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना होगा के गालियां देती पवन खेरा जी, इस प्रकार के व्यवहार का परिचय पवन खेरा जी अपनी बात कहने के बाद चुप हो जाएं। ठीक है, पवन खेरा जी, मुझे एक बात बताएं, और आज ये बहुत सिमिलैरिटी लग रही है, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी लग रही है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी आप खींच रहे तो बहुत ज्यादा अपशब्द कहे जाते थे, और पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अनडिग्निफाइड लैंग्वेज। एक मिनट सम्मिलित है दिलीप जी, थोड़ा सा अच्छा दिलीप जी, शाजिया कुछ क्षणों के लिए विराम दें, बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ना है। आईना देख लो अपना। अच्छा ठीक है, आईना बहुत बुरा लग रहा है। कुछ क्षणों के लिए विराम दें, इसको पर्सनल बैटल ना बनाएं आप लोग। मुझे पता है कि बहुत सारे स्केलेटन्स होंगे कबर्ड में, लेकिन अभी नहीं। पवन खेरा जी, बहुत अनडिग्निफाइड लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनको मौन मोहन सिंह करके भी बुलाया गया कि मौन रहते थे, एलिगेशंस का जवाब नहीं देते थे। आप वही एपिसोड आज रिपीट देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं कि आके वो मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, और वो सीएम जो कि बात बात पे ट्वीट करता है, वो सीएम जो कि बहुत ज्यादा यकीन है और लोगों से जुड़ा हुआ सीएम है, आज जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उसका क्या कारण हो सकता है? दाल में कहीं ना कहीं कुछ डाला। देखिए, मैं बहुत देर से इन सब की बातें सुन रहा हूं, मुझे कुछ समय दिया जाए जी। पहली बात तो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोई निजी आरोप उस वक्त नहीं लगा था, और जिस मंत्री पर आरोप लगता था वो खुलकर सामने आकर उस आरोप का जवाब देता था। इसमें आपको भी याद है, मुझे भी याद है जी। ये वही पार्टी है। आज दिलीप पांडे जी के चेहरे और उनकी आवाज से मुझे अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट और भय दिखाई दे रहा है। इस तरह से चिल्ला रहे हैं, इस तरह से इश्यूज को डाइवर्ट कर रहे हैं, बात हो रही है भ्रष्टाचार की, कर रहे हैं बात ईवीएम की। अरे साहब, ईवीएम एक अलग मुद्दा है, उसका जवाब जिस संगठन संस्था को देना वो देगा। कम से कम अभी जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपसे पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिए। किसी सवाल से बचने के लिए कोई दूसरा सवाल उठा देना कोई बहुत ये मूर्खता है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और उस पूरी मूर्खता में अरविंद केजरीवाल से लेकर उनका तमाम परिवार, ये जो आप परिवार है, शामिल है। आप जवाब दीजिए, आपने लिया नहीं लिया, फार्म हाउस खरीदे नहीं खरीदे, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए नहीं दिए, जवाब दीजिए, सामने आइए। अरे फ्रांस के राष्ट्रपति को आप बधाई संदेश देने में तो चूकते नहीं है। उनको बाद में मालूम पड़ा वो जीत गए, अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट कर दिया।
और आप पर आरोप लगे 6 दिन हो रहे हैं, यहां वहां की बात कर रहे हैं, दाएं बाएं घुमा रहे हैं पूरी चर्चा को। ये क्या तरीका है? शीला दीक्षित को दलाल जैसा शब्द इन्होंने यूज किया, मैं कोर्ट गया हुआ हूं इनके खिलाफ। ये बदतमीजी की भाषा ये लोग उस वक्त प्रयोग करते थे और लोगों को बेवकूफ बनाकर ये जीते हैं। आज वही लोग इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का कि भाई जवाब तो दीजिए, आप पर आरोप लगा है, आपके परिवार पर आरोप लगा है, फार्म हाउसेस। अरे साहब, हमें शर्म आ रही है। हमने इतनी मेहनत की इस दिल्ली को बनाने में, आज दिल्ली की हालत देखिए। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लाते। चलो वो भी कोई बात नहीं, काम नहीं करना चाहते होंगे, प्रधानमंत्री बनना है इनको, मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। दिलीप पांडे जी, वैसे एक बार बताएं कि आपकी सरकार का, ठीक है पवन जी जवाब लेते हैं, आरोप लगाना तो बड़ा दिलीप पांडे जी ये समझाएं मुझे कि ये आपकी सरकार का जो ठेके देने का मॉडल और उनसे काम करवाने का मॉडल है कि सामान को बिलों पे दिखा दिया जाता है कि प्रोक्योर किया गया, जबकि सामान को प्रोक्योर ही नहीं किया जाता है, फर्जी बिल लगा दिए जाते हैं और आपकी सरकार उसे पास कर देती है। तो ये इत्तेफाक मेरे जैसे लोगों और बाकी सारे लोग यहां पर हैं उनके साथ तो नहीं हो रहा है, ये आपकी आंख के नीचे हो रहा है। तो राजा सोया हुआ है क्या? नहीं, देखिए, जिस आत्मविश्वास से आप ये सारी बातें बिना जांच के कह पा रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप एंकर की बजाय न्यायाधीश की भूमिका में आ गई हैं। अभी मूर्खता की बात कर रहे थे पवन जी, जनता सबकी मूर्खता का पारितोषिक उसको समय समय पर देती है और कांग्रेस को दिल्ली के अंदर दे चुकी है। तो कौन मूर्खता का कदम है, कौन सा समझदारी कदम है, तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको भी मिला है और आगे भी मिलेगा। सवाल आपको भी मिला है, आगे भी मिलेगा। ये था आपको रजौरी गार्डन में मिला है करके कहीं डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। मैं आपको भी मिल जाएगा, इसलिए इस तरह की टिप्पणी ना करें भाई। आपकी बात मैंने सुनने लायक नहीं थी, फिर भी मैंने सुनी आपकी बात। देखिए, फिर सर्टिफिकेट दे दिया, सुनने लायक नहीं थी, फिर भी मैंने सुनी। आप भी सुन लीजिए मेरी बात को, बीच में मत काटिए। आप कुछ कहने लायक नहीं है साहब, इतनी आप कुछ कहने लायक नहीं है। मुझे लगता है आप क्या होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि हम सुनने वाले हैं, आपके पास तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। जो इंडिया न्यूज से सवाल के जा रहे हैं उनका जवाब आप पैनल पे ना बुलवाएं तो मैं आऊं नहीं पैनल पे। अरे महाभारत रामायण के किस्से तो हम नहीं सुना सकते हैं। वही सवाल पूछे, आप बैठे बैठे चंदा मामा की कहानी सुनाने बैठे हैं। नहीं, उनका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए। एक वक्त ब्रेक का हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर बड़ी बहस जारी है, जल्द लौटते हैं। तो क्या केजरीवाल की चुप्पी से आरोप खत्म हो जाएंगे? बड़ी बहस इसी पर है। हमारे साथ दिलीप पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, यहां पर पत्रकार हमारे साथ विप्लव अवस्थी बैठे हुए, वो आपसे एक दो सवाल पूछना चाह रहे हैं। विप्लव दिलीप भाई नमस्कार जी। दिलीप भाई, इतना बड़ा एलिगेशन लगा, पीडब्ल्यूडी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, अब हालांकि उनके साड़ू दिवंगत हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार के लेवल पे क्यों नहीं हुई? 9 जनवरी को पहली इसमें शिकायत गई थी, 9 जनवरी को, और 9 जनवरी से आज मई, आधा मई निकल गया है, सरकार की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? अगर सरकार को लगता तो कम से कम जांच तो करनी चाहिए थी। नहीं, पर ये सवाल आप उत्सुकतावत पूछ रहे हैं या किसी राजनीतिक दुर्भावना से पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने शिकायत करी और आप अपेक्षा करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। पहली बात तो यह है कि आप न्यायाधीश की भूमिका में आकर कोई आदेश दे रहे हैं सरकार को कि सरकार उसको अमल में ला दे तुरंत। पहला तो ये बात है भाई, आपने कुछ आरोप लगाए सरकार के ऊपर और आप सरकार पे आरोप नहीं है। जज या न्यायाधीश दिलीप जी, आरटीआई का दस्तावेज है, इस पे कार्रवाई। दिलीप जी 9 जनवरी की कंप्लेंट है, जिस समय पुलिस को कंप्लेंट दी गई है, दिलीप जी आरटीआई का दस्तावेज है, वो हमारा दस्तावेज नहीं है, वो किसी संस्था का दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज किसी संस्था का। मेरे हिस्से का मैं बोल लूं? जी जी, मेरे हिस्से का मैं बोल लूं? यही तो समस्या है, कोई बोल ही नहीं रहा। आप इतने मूर्ख नहीं हैं जी, इतने मूर्ख नहीं है, आप पत्रकार रहे हैं कि आप कहीं से भी दस्तावेज लेके आए। हूं दिलीप भाई, सुन लें, आपने बोला तो मैंने टोका नहीं। जी जी, आप क्यों इतने परेशान हैं? जी जी, हम एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। पानी बचा के रखिए कम से कम, है ना? मैं तो आपसे अपेक्षा ये कर रहा हूँ, आपकी सरकार से अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि वो कम से कम, मैंने उस अरविंद केजरीवाल को देखा हुआ है,
जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर और केंद्रीय मंत्री और हर सांसद का विप्लव जवाब जी, दे जी। रहे हैं। दिलीप आपने प्लीज नहीं, जवाब। दिलीप जी जवाब। अब छोड़ दीजिए, आपने किसको देखा हुआ है, आपने पूछ लिया, अब आप जवाब देने दीजिए जी। अब आपने पूछ लिया, आप शांत बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो पहले तो ये कि आप आरटीआई से कोई जानकारी लाएं, उसे पॉलिटिकल स्पिन दें, आरोप बनाएं, वो आरोप सरकार तक संप्रेषित कर दे और ये अपेक्षा करें कि सरकार कार्रवाई कर दे, तो आप कहीं के न्यायाधीश नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यहां पे मेरे और भी कई सारे साथी पॉलिटिकल पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं कि ये 2 कौड़ी के आरोप है तो उस पर भी आपत्ति। मैं आपको एक एक करके सारे आरोपों के बारे में आपको बता देता हूं, आपके चैनल पे स्पष्ट रख देता हूं मैं। अभी आरोप कौन कौन से लगे हैं? एक आरोप कपिल मिश्रा जी ने लगाया टैंकर घोटाले का। टैंकर घोटाले का यह वही आरोप है जिसको भारतीय जनता पार्टी, यह माननीय पवन खेड़ा जी और शीला दीक्षित के जमाने का घोटाला है, जिसको भाजपा बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार के मत्थे मरना चाहती है। उसी में आप सोच के देखिए सब कुछ कितना तर्कसंगत लग रहा है कि उसी मामले में कपिल मिश्रा जी दिल्ली की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं और इस बाबत 2 ऐसे नाम ले रहे हैं जिनका उन विभागों से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। अब आप ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस आरोप के एवज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस्तीफा दे दे, ये कितनी लॉजिकल बात है? आप और हम मिलकर सोच सकते हैं। नहीं, वो विपक्षी पार्टी इस्तीफा मांग रही है, हमने सिर्फ सवाल पूछा है। जवाब नंबर 2 दीजिए आप। ठीक है दिलीप जी, अपने आप में पर्याप्त तो नहीं है कि किसी से चर्चा की जाए। ठीक है दिलीप जी, नंबर 2। दूसरी बात, दूसरा आरोप, एक एक करके आरोप में हर आरोप के ऊपर बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। दूसरा आरोप 2 करोड़ रुपए लेते हुए मैंने अरविंद केजरीवाल को देखे, मैंने उन आरोप पे नहीं हूं। दोहरा रहा हूं, कपिल मिश्रा आज तक दुनिया में किसी को नहीं बता पाए कि वो कितने बजे मुख्यमंत्री निवास पे गए थे और PWD में आए। 50 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए के फार्म हाउस का जिक्र किया जा रहा था। डे 1 पे, एक मिनट, उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं, ठीक है दिलीप जी, PWD। हाँ जी, थोड़ा सा सबर अली को पकड़िए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सारे आरोपों पे जब बात करना चाहता हूं तो आप लोग घबरा जा रहे हैं। मैं पवन जी आपको लेके आती हूँ, बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा धैर्य अच्छा रखिए। दिलीप जी, कपिल PWD। मिश्रा जी ने कहा था 50 करोड़ रुपए की लैंड डील हुई थी। 50 करोड़ रुपए की लैंड डील के बाद 10 करोड़ रुपए का फार्म हाउस भी आ गया। अब आप खुद देखिए कि हर घंटे जिस आरोप में बदलाव हो रहे हैं, उन आरोपों में कितने तथ्य और कितनी कहानियां, कितनी कपोल कल्पनाएं हम और आप सब समझ सकते हैं। अब आते हैं उनके ब्रदर इन लॉ वाले आरोप पे। आप जिस नाले का, शनि मंदिर के जिस नाले का जिक्र कर रहे हैं या बाकी तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें तथ्य को छुपाया जा रहा है। वो टेंडर बंसल साहब को, जो दिवंगत बंसल साहब है, स्वर्गीय बंसल साहब, दिल्ली की सरकार बनने के पहले वो टेंडर उनको अवार्ड किया गया था। ये सब जानते हैं। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो दिल्ली की सरकार ने IIT रुड़की से उसका क्वालिटी चेक करवाया और क्वालिटी चेक में जब A ग्रेड मिला उस काम को, तभी उसका पेमेंट किया गया। तो इस टेंडर का अवार्ड भी दिल्ली की सरकार के पहले हुआ था। ये आपको लोगों को बताना चाहिए, ऐसा न करके आप जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं, दिलीप भाई एक सेकंड, दिलीप भाई आप जर्नलिस्ट पेमेंट करवाने से दिलीप भाई अब मैंने आपका दिल्ली की सरकार ने कौन से नॉर्म्स फॉलो सर, ये इस सवाल आपसे छोड़ है। दिलीप जी एक मिनट, दिलीप जी एज अ कंप्लेनेंट मैं भी कुछ पूछ रहा हूँ। सारे टेंडर नॉर्म्स CPWD दिलीप जी एज अ कंप्लेनेंट अच्छा दिलीप जी, ये कंप्लेनेंट आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से तथ्यों को फॉलो करता नहीं, है। नहीं, एज अ कंप्लेनेंट मैं आपसे एक सवाल सुन लीजिए, फिर क्विक रिबटल आपसे ही लूंगी। दिल्ली PWD के अंदर जो IIT रुड़की ने क्वालिटी कंट्रोल का काम किया, वो अकेले एक यही काम नहीं है। आरोप लगाए। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है दिलीप जी, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का गठन जो आपने किया, वो काम क्यों नहीं चेक कराया? ये मेरी नहीं, ये गलत बात है। आपके हर ईवीएम के ऊपर पूरा चैनल पे बैठ के, लेकिन जिस सवाल को मैं उठा रहा हूं उसको आप दरकिनार क्यों कर रही हैं? नहीं, हमने लगातार जब शुरुआत की तो ईवीएम का ही चर्चा की। सर आप हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़े। करने के लिए आपका चैनल नहीं है। कंप्लेनेंट के ईगो को सेटिस्फाई करने का काम मेरा नहीं है। इसे मैं एक राजनीतिक संगठन। अच्छा दिलीप जी, मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए ये सब चीजें हटाइए मुझे। अच्छा ठीक है, पवन जी आप ही के पास आ रही हूँ। आपको बात दिलीप जी, चिंता इस बात की हो रही है कि आपका चैनल
उस सवाल से दरकिनार क्यों कर रहा है? नहीं, उस सवाल आप से दिलीप आप जी क्यों आगे बात करते थे। नहीं दिलीप जी, मुझे एक चीज, थोड़ा आपत्ति है। दिलीप जी, आपके कंप्लेनेंट के ईगो को सेटिस्फाई करना मेरा काम नहीं है। अरे नहीं, आपका जो आप वो complainant छोड़ है, दीजिए। उसको मैं आपके पैनल से खुश कर सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सबसे ज्यादा हम ही लोगों ने कवर किया है। सुनिए, मेरी जिम्मेदारी अब आपको सुनना होगा। दिलीप जी, सवाल उठ रहा है, दिलीप जी, आप इसके बोलते ऊपर चले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे होगी हैं। कि नहीं होगी? शराब बस का क्या चीज़ है? दिलीप जी, आप मतलब एक मिनट, हम मतलब एक फालतू मिनट, की बातचीत कर रहे हैं। दिलीप जी, आपने अभी जब शुरुआत की ना इस जवाब देने की, तो आपने कहा कि आरटीआई से कहां से ढूंढ कर ला रहे हैं। आप ही लोग थे आरटीआई रेवोल्यूशन लाने वाले अरविंद केजरीवाल थे, और आज बोल रहे हैं कि आरटीआई से खुलासे हो रहे हैं, तो आप जवाब नहीं बोलने देंगे। दीजिए। पवन खेरा जी, 2G से लेकर कोल स्कैम से लेकर हर स्कैम जो अनकवर हुआ वो आरटीआई रेवोल्यूशन, आरटीआई जवाबों से हुआ। बिल्कुल। अब जब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि फर्जी बिल्स आए, इस तो पे जितने सवाल उठे एक एक करके जवाब आरटीआई दिया। कार्यकर्ता के खिलाफ आपने फर्जी बिल का जवाब नहीं दिया है। समझ हो सकते हैं, आपने फर्जी बिल का जवाब नहीं दिया है। समझ हो सकती है, लेकिन पहले मिनट से जो मैं सवाल उठा रहा हूं उस सवाल के ऊपर आप एक मिनट भी आप पहले इनका ये अनर्गल विलाप बंद करवाइए। ईवीएम पहले इनका ये अनर्गल विलाप बंद करवाइए। कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आप इसीलिए डर, आप क्योंकि डरे हुए हैं कि ज्यादा इसका जवाब नहीं दे पाए। मैं बड़ा अब क्या आप जानते हैं कि आप पकड़े गए हैं, इस बार आपकी चोरी पकड़ी गई है। तो विप्लव अवस्थी जी पर हमला। आप किसी के हाथों में खेलना चाहती हैं? सभी के हाथों में खेल रहे हैं। सर, समस्या ये है आम आदमी पार्टी के साथ, जब भी कोई बाहर का रुख करता है ना, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो आज रो रहे थे, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो आज रो रहे थे, वो बाहर निकलने के बाद सवाल पूछने शुरू करता है। पार्टी में रहकर कोई सवाल नहीं पूछता है। सवाल पे आता हूं, फिर भी आप नहीं सवाल पे आ रही हैं। एक मिनट, पवन खेरा जी। आंचल जी, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, इनका बंद कराइए आलाप तो हम बोलें। पीडब्ल्यू बिल्स कहां से आए? ये पीडब्ल्यूडी जो बिल्स खंभों पे खड़े होकर आरटीआई, विसल ब्लोअर्स, ऐसे शब्द बेचते थे अरविंद केजरीवाल जी, आज उनका ये नुमाइंदा दिलीप पांडे विप्लव अवस्थी को गाली दे रहा है, राहुल शर्मा को गाली दे रहा है। आरटीआई निकाल लिया तो क्या इन्होंने गुनाह कर दिया? राहुल शर्मा ने आज आरटीआई इनको गाली लगने लग गई है। ये इनको कहिए कि अगर ऐसे प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन चल पाएंगे। क्या होता है? अरे जवाब देना सीखिए। तुम्हारे अहंकार का नतीजा है कि तुम्हारी पार्टी को यहाँ पे अरे चुप रहिए आप, थोड़ी तमीज मैं सिखाऊंगा आपको, आप सिखाएंगे मत करो। अरे छोड़िए, लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, लोकतंत्र में कोई ऐसी राजा के पार्टी पेट से है पैदा आंचल होकर जी, कुर्सी पे इनको नहीं चुप बैठता कराइए, है। इनका जनता के चुप वोट से कराइए, बैठता है। इनको तुम्हारे चुप कराइए, अहंकार का नतीजा जनता ने ऐसा इनके- तमाचा इनके लगाया तुम्हारे विलाप- चेहरे पे इनके विलाप कि को आज चुप दिल्ली में कराइए, अपने चेहरे पे निशान इनके दिखाने विलाप वाले को जनता चुप कराइए, इनको बोलो तमीज चुप से हो बात जाए, इनको करना कहने सिखाओ। का हक नहीं। कैसे बोल रहे और हैं? अगर इस तरह की तुम्हारे अनर्गल बातें करेंगे तो इनको इतने बोल रहे हैं कि नहीं तब देश की जनता है कि लगातार बोले जा रहे हैं। इनको बोलो ये बदतमीजी बंद करें, अभी का अभी बंद कलाम करें। करके बात कर रहे इस तरह की बात कर रहे हैं तमीज है तुम्हारी, थोड़ी तमीज रखिए, तमीज रखिए। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने शून्य पे समेट दिया तुम्हारे किसी अहंकार की हम नहीं वजह बर्दाश्त से। करेंगे। जूते चुप रहिए, की नोक पर चुप चुप रहिए, पहले चुप रहना सीखिए। घबराए हुए क्या हो। तुम धमका रहे हो? हो कौन? की सीमाओं Who में are you? कैद कर दिया है। अपनी औकात में रहिए और चुप रहिए बात पहले। करने की दिल्ली के अंदर अपनी हैसियत में रहिए और चुप रहिए, हमें बोलने दीजिए। जनता के बीच जाओगे, जनता जूते से मारेगी तुमको। अरे छोड़ो, तुम हो दिलीप जी, कौन? कैसी Who are भाषा you? का आप बिल्कुल इस्तेमाल आपकी कर रहे हैसियत हैं? में है, अपनी क्या सीमाओं में औकात है। है भाई? और तुमको तुम्हारी अपने सीमाएं हैसियत में जनता ने रहिए, बताई है। अपनी औकात में तुम्हारी रहिए। सीमाओं का एहसास अपनी औकात में रहना सीखिए, नहीं तो जनता आपको भी अपनी औकात दिखा तमीज देगी। से बात करो। आज आप सड़क से निकलने लायक नहीं रहे हो। तुमने पहले आप दिलीप पांडे जी आज आप भाषा सड़क का पे निकलने लायक नहीं रहे। आप सड़क पे निकलने लायक नहीं हो। इस तरह की आपकी हालत हो गई है और 2.5 साल में ये हालत हो गई। आप सड़क पर आइए, आपको मालूम पड़ जाएगा जनता आपके साथ क्या करेगी। आप सड़क पर आइए, मालूम पड़ जाएगा जनता आपके साथ क्या करेगी। मैं बता रही हूँ, जनता और अगर बदतमीजी करती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, बदतमीजी करिए और जनता के सामने अपने आप को एक्सपोज करिए। जनता को भी मालूम पड़े किस तरह के लोगों को वोट दिया है। शाजिया, जनता को मैंने मालूम आज पड़े तक आप किस तरह के लोगों को वोट दिया है। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। दिलीप भाई, मैंने आज तक आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। हैरत में हूँ कि मैंने सुनी पूरी बात, छोड़ो तुमको सबका भी यकीन नहीं हो रहा है। लोग तो आप लोग हैं, खंभों पे चढ़ चढ़ के गाली आप सब इकट्ठे बोलेंगे तो कौन सुन पाएगा? बोलिए आप सब बोलिए इकट्ठे बोलेंगे तो कौन सुन बोलिए, पाएगा? सबको मालूम पड़े किस तरह के लोगों को ये औकात हैसियत की भाषा का इस्तेमाल ना करें ट्विटर में। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और कह रहे हैं वो 2 कौड़ी के लोग हैं।
शाजिया, मैंने कम से कम आपके किसी भी नेता को इस तरह से बात करते हुए और दिलीप जी को आपा खोते हुए कभी नहीं देखा था। दिलीप जी थोड़ा सा कूल रहे। खेड़ा जी ने शुरू किया, शाजिया जी, मैंने कोई शब्द खेड़ा जी ने भाषा किस तरह से मैंने आपको बिल्कुल कोई अच्छा, एक बदतमीजी नहीं किया मिनट, आपके साथ। अब शाजिया को बोलने दें, शाजिया को बोलने बिल्कुल दें। नहीं किया। शाजिया सुना, मैंने कभी नहीं, मैं आपकी पार्टी की संस्कृति का नहीं हूँ, मैं आपकी पार्टी की संस्कृति का नहीं हूँ, मैं बदतमीजी नहीं करता हूँ। कि आप चुनाव बदतमीजी आप लोग करते हैं। ईवीएम की आप सेटिंग लोग कैसे करी बदतमीजी आपने? करते हैं। आपकी भाषा तो आज जनता ने देख ली, आज मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, पवन खेड़ा जी आप 1 मिनट के लिए रोके। दिलीप जी आपको भी 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा घर जाके, पवन खेड़ा जी घर जाके अपनी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कैसे आपने बात करना शुरू किया था। ठीक है, आप दोनों ही सुनिएगा, रिकॉर्डिंग ये अच्छी चीज है, के लोग नहीं है साहब, हम अच्छी चीज है। आपकी संस्कृति के लोग नहीं शाजिया। है, हम किसी को तू तर करके नहीं बोलते हैं, हम आपकी शाजिया। संस्कृति के लोग ही नहीं करिए, है। आप दो असहमति होना अच्छी बात है, बदतमीजी, जूते मारेंगे, लेकिन विप्लव अवस्थी को गाली दी आपने, राहुल शर्मा को गाली दी आपने, आपकी आदत है गाली देने सपनों के साथ आप गाली दे देकर कहां तक पहुंच जाएंगे? जनता आपको घर वापस भेज देगी जिस तरह की भाषा आप बताइए आप। ठीक है, मुद्दे पर विषय पे बात करिए, विषय वस्तु पे बात करिए आप। अच्छा, मुद्दे पे तो आप नहीं आ पा रहे हैं। मुद्दा पीडब्ल्यूडी के बिल है, मुद्दा फार्म हाउस है, मुद्दा पीडब्ल्यूडी के बिल है, उन पर आप नहीं जा रहे। अब आप दोनों ही बोलते चले जा रहे। देखिए आप कुछ समझ में नहीं आ रहा पीडब्ल्यूडी है, आप कहते आप हैं। थोड़ा विराम दें। अरे कहाँ मुद्दे पे हैं? पवन खेड़ा जी, दिलीप पांडे जी, मुद्दे पर कौन है, मुद्दा कौन भटका रहा है, ये जनता सब देख रही है। भले ही केजरीवाल जी की पत्नी ने ये कह दिया होगा दीज आर स्टूपिड एलिगेशंस, जनता स्टूपिड नहीं होती है, वो आप सब लोगों को सुन रही है, वो अपनी कंक्लूजन्स खुद ड्रॉ करेगी, वो अपना फैसला खुद सुनाएगी। शाजिया, लेकिन अभी इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स को आपने सुना, आपका क्या टेक है? और जिस तरीके से आप सवालों से भाग रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के प्लान का इस्तेमाल किया, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार का पनपा उनके दौर में करके जो सवाल पूछे आपने, मैंने सबका जवाब दे दिया। आपने विप्लव अवस्थी नाम का दूसरी बात इतने ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, आरोप आ रहे हैं, भाग रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं क्या कर रहे हो भाई? दिलीप भाई आप मुझे सेटिस्फाई मत करिए, दिल्ली की जनता को सेटिस्फाई करिए। और आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा बता रही है कि सरकार के आने के बाद क्या एरोगेंसी है। मैंने भी 2010 से आप लोगों को कवर किया है, इतनी एरोगेंसी मत दिखाइए दिलीप भाई। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि नाम का व्यक्ति बैठा दिया? आप मुझे जानते नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूं। और सविनय निवेदन के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आपके साड़ू के, आपके मुख्यमंत्री के साड़ू पे लगे हैं, उस पर आपको अपनी आपको उस पर जांच बैठानी चाहिए। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि कौन है, क्या है, कैसे बैठा लिया? आप मुझे सेटिस्फाई करिए, इस दिल्ली की जनता को सेटिस्फाई करिए। खून पसीने की अपनी कमाई देकर इन सर को चलना चाहती है। आज पूरी दिल्ली का ये हाल है कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं है, और अगर हमने कोई एक्सपोज़र किया है तो आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इस चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये तो बताइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सवाल उठा तो उन सवालों सारी बात छोड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताइए। उठाए हैं तो उन सवालों के ऊपर ये पैनल मान्यवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताइए, सेटिस्फाई मत करिए। आप दोनों ने बड़ी दिलचस्प बात आम आदमी पार्टी की ये हो गई है, शाजिया इल्मी वहां पर बैठी है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, विप्लव अवस्थी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कपिल मिश्रा जो आज जाकर रो रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी से तरीके से जानते हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण वो अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए बाहर का रुख कर लिया। दिलीप पांडे जी कभी ऐसा ना हो, थोड़ा कूल रहिए कि आपको मेरे साथ ही यहां पर आकर बैठना पड़े और सवाल फिर से आम आदमी पार्टी पर उठाने पड़े। जानना बहुत अच्छा है लेकिन पहचानना भी उतना ही जरूरी है, और सवाल उठाने का कल्चर तो आप ही ने शुरू किया सर, आप ही से सीख रहे हैं हम लोग। हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।